साफ साफ दिख रहा है नहीं भाई, 27 लाख लोग ऐसे वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए, वोट डालने से वंचित कर दिए गए, जिनका हक बनता, जिन्होंने कागज दिए हैं, फार्म भरे हैं, वो वंचित कर दिए गए डाउटफुल वोटर बता के। फिर अपनी पसंद के पर्यवेक्षक भेजे गए, भाजपा शासित राज्यों से पर्यवेक्षक भेजे गए, बदनाम IAS और IPS अधिकारी पर्यवेक्षकों में लगाए गए, और पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण करने के बजाय प्रत्याशियों को धमकाने का काम कर रहे थे। सबने नहीं देखा क्या? तो ये लोकतंत्र के लिए खराब संकेत है। अगर ये हिंदुत्व की जीत है तो ये भारत के संविधान के लिए और भी चिंता की बात है, और हम जैसे नागरिकों के लिए शर्म की बात है। ये देश सबका है, ये देश पंथनिरपेक्ष देश है, देश का संविधान पंथनिरपेक्षता की बात करता है। अगर कोई इसे एक धर्म की जीत बताता है तो ये भी लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। प्रशासन भी जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय माननीय मोदी जी के विचारों पे चल रही है। मोदी जी की कार्यशैली यही रही है। आप जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से देख लीजिए, वो राजनीतिक लोगों से शासन नहीं चलवाते हैं, वो अधिकारियों से शासन चलवाते हैं, IAS PCS अधिकारियों से चलवाते हैं। वो अधिकारियों को काबू में लेते हैं, अपने विश्वास के अधिकारी बैठाते हैं और उनसे नेताओं को कंट्रोल कराते हैं। जबकि भारत का संविधान और भारत के लोकतंत्र की परंपरा रही है कि नेता अधिकारियों को कंट्रोल करें। मोदी जी के शासन में अधिकारी नेताओं को कंट्रोल करें। तो बंगाल के बाद जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मैंने कहा जैसे भी जीते हैं, जो पार्टी जीती है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम उसे रिजेक्ट कर दें या उसके विरोध में खड़े हो जाएं। मैंने कहा है कि उन्हें बधाई, और वो जन कल्याणकारी शासन चलाएं, उनसे उम्मीद करते हैं हम। लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन पर विचार करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ईयर में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है, पहले महाराष्ट्र फिर बिहार, और नहीं लगना तो अलग बात है, साफ साफ दिख रहा है नहीं भाई, 27 लाख लोग ऐसे वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए, वोट डालने से वंचित कर दिए गए, जिनका हक बनता, जिन्होंने कागज दिए हैं, फार्म भरे हैं, वो वंचित कर दिए गए डाउटफुल वोटर बता के। फिर अपनी पसंद के पर्यवेक्षक भेजे गए, भाजपा शासित राज्यों से पर्यवेक्षक भेजे गए, बदनाम IAS और IPS अधिकारी पर्यवेक्षकों में लगाए गए, और पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण करने के बजाय प्रत्याशियों को धमकाने का काम कर रहे थे। सबने नहीं देखा क्या? तो ये लोकतंत्र के लिए खराब संकेत है। ममता बनर्जी गड़बड़ी का आरोप लगाने के लिए पीटा गया है, हमारे साथ मारपिटाई की गई है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खुद ही उस बात को कह रहा हूँ, वो साफ साफ दिख रहा है। ये केवल आरोप नहीं है, वो दिख रहा है। देखिए 1947 में हम आजाद हुए, हमने एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा इस देश में विकसित की। पाकिस्तान और बांग्लादेश लोकतांत्रिक परंपरा विकसित नहीं कर पाए। भारत में अगर इस तरह की धांधली होंगी तो इस देश को भी ये पाकिस्तान के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए चिंता की विषय है। भारत का पूरी दुनिया में एक साख है, भारत के लोकतंत्र का एक सम्मान है। तो ये जो लोग सुरक्षा बलों के उसमें बल पे, पर्यवेक्षकों के बल पे, और बाहर से पूरे देश से बसें और रेलगाड़ियां लगा के बाहर के लोगों को भेज के वोट डलवाए गए, इस तरह की सारी धांधलियां हुई हैं। क्या सर विपक्ष को भी कुछ बदलाव करने चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए? जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं, लगातार जीत हो रही है, विपक्ष को भारत के संविधान के रास्ते पे ही चलना चाहिए, महात्मा गांधी के बताए रास्ते पे चलना चाहिए, लोकतंत्र के रास्ते पे चलना चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए, जनता को संगठित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर विपक्ष को नहीं उतरना चाहिए। अगर विपक्ष भी उसी स्तर पर उतर जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, 2024 का चुनाव गठबंधन में हुआ, लेकिन विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ती है सारी पार्टी। क्या हाँ, इसमें एक मजबूत संगठन बनाने की भी देश में जरूरत है, और इस बारे में भी सभी पार्टियों के नेताओं को गहन चिंतन करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी लोगों को इकट्ठा कर लेती है, और विपक्ष जो है इकट्ठा नहीं हो पाता, बिखरा रहता है। तो सारे विपक्ष को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहिए। सीएम के साथ मारपीट की और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, तोड़फोड़ हो रहा है। सीएम के साथ आप मारपीट की बात कर रहे हो। सीएम जेल तक भेजे जा रहे हैं, सीएम को उठा कर जेलों में डाला गया है। देश में हो क्या नहीं रहा? देश में जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं वहीं ED और CBI और इनकम टैक्स पहुंच जाते हैं। विपक्ष के नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उनकी जांच बैठा दी जाती है, उन्हें जेल भेजा जाता है, और जो नेता डर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसकी फाइल बंद कर दी जाती है, उसके सारे अपराध माफ हो जाते हैं। ये जनता की जीत है, हिंदुओं की जीत है पश्चिम बंगाल में। ये ना जनता की जीत है ना हिंदुओं की जीत है, ये ज्ञानेश कुमार जी की जीत है।
आगे क्या तैयारी करेंगे? अब ये बात भी छिपी नहीं है कि हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। हुमायूं कबीर को भारतीय जनता पार्टी फाइनेंस कर रही है। उनके देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है देश में सांप्रदायिक माहौल बना रहे। अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट से होने के बाद इस देश के किसी हिंदू ने, किसी मुसलमान ने मंदिर निर्माण पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि ये मुद्दा जिंदा रहे, तो यहाँ नहीं उठा तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने एक आदमी से बाबरी मस्जिद बनवाने की घोषणा कर दी ताकि आम जनता में भ्रम बना रहे। तो हुमायूं कबीर बीजेपी की टीम में खेल रहे थे, इसलिए जीत गए। बंगाल के नतीजों के बाद क्या लग रहा है? ममता जी ने बहुत अच्छा शासन चलाया, लोगों के हित किया, महिलाओं का विशेष ख्याल किया और अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की। ममता जी अपनी जगह सही थी बिल्कुल, और धर्मनिरपेक्ष नीति पे भारत के संविधान के अनुरूप उन्होंने काम किए। और राहुल गांधी ने तो ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। नहीं, अब वो अलग अलग पार्टियां अलग अलग लड़ रहे हैं, उनका क्या टिप्पणी जिस तरीके से ममता की, लेकिन अब एक होने की जरूरत है। लेकिन इंडिया अलायंस में एकजुटता नहीं दिख रहा है, विचारधारा मैं स्वीकार कर रहा हूँ, अगर इंडिया अलायंस ठीक से एक होकर चुनाव लड़ता तो हम 24 में ही सरकार बन जाती। सरकार बदल गई। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? क्या आपकी राम यूपी में समाजवादी पार्टी 6 महीने पहले से तैयारी में लगी हुई है। बूथ कमेटी स्तर तक कमेटियां बनाई गई है, बूथ लेवल तक उनके प्रशिक्षण चल रहे हैं, प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है, सर्वे कराए जा रहे हैं और हम बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों को लेकर ममता बनर्जी को घेरा गया, उसी को लेकर तो आपको भी घेरा जाएगा सर यूपी में, यही करेगी ना बीजेपी? नहीं, ये तो देश के नागरिकों को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी मुद्दे उछाल के 100 करोड़ हिंदुओं को 20 करोड़ मुसलमानों से डरा के वोट हासिल करना चाहती है। तो ये तो देश के जागरूक नागरिकों को सोचना पड़ेगा, उनके बहकावे में आए या ना आए। आप चुनाव आयोग से कैसे लड़ेंगे? जब कार्यकर्ता मजबूत होते हैं और जब जनता खड़ी हो जाती है तो सब शक्तियां धरी रह जाती हैं, और इतिहास इस बात का गवाह है। 1975 में इंदिरा जी ने भी इमरजेंसी लगाई थी और उन्हें भी बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा था। तानाशाही हारेगी और लोकतंत्र की जीत होगी, ऐसा हमें विश्वास है। आज आपके अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी और उनका परिवार हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा पाठ में, देवताओं में हमेशा से विश्वास करता रहा है। सारे त्योहार, हिंदू त्योहार जितने शानदार तरीके से सैफई में अखिलेश जी का परिवार मनाता है, और उनके पिता और हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी हनुमान जी के भक्त थे। वो हनुमान जी की पूजा करते थे। अखिलेश जी भी हनुमान जी की भी, लक्ष्मी जी की भी, सरस्वती जी की भी, गणेश जी की भी, सबकी पूजा करते हैं। तो एक संस्कृति अपनी जगह अलग है, पूजा पाठ अलग है, लेकिन हम हिंदू के नाम पे दूसरे धर्म के लोगों को गाली नहीं देते, हम नफरत नहीं करते। बीजेपी कह रहे हैं तो हमारी राह पे चल रहे हैं ना? नहीं, ये बीजेपी की राह क्या? बीजेपी तो ये भी कहती है कि जब राम को लाए हैं तो राम को बीजेपी लाई है क्या? तो ये उनका अहंकार है। फोटो देखा था, मोदी जी लेके आ रहे थे हाथ से पकड़ के। हाँ, तो वो करते हैं, ऐसा अहंकार पालते हैं वो। ये अहंकार है, और ये जिन्हें वो इष्ट मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, उन्हें नीचे दिखा रहे हैं। मुसलमान तो ये क्या है? बीजेपी से पहले हिंदू नहीं था इस देश में? नहीं, हम अपने धर्म का पालन करें, वो अपने धर्म का पालन करें, इसमें नाराज होने की क्या बात आ गई? सवाल तो ये भी होगा ना, आप हिंदू जाति, हिंदू सोया कब था? हिंदू सोया कब था? जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सारे गवर्नर, सारे राजदूत, सारी यूनिवर्सिटियों के वीसी, सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? तो हिंदू सोया कब था? लेकिन बताया जा रहा है कि मुसलमान की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ये सब फर्जी है। मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में हिंदुओं से ज्यादा कमी आई है, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। सरकारी आंकड़े देखिए आप। और ये जो जनसंख्या वृद्धि का मामला है, ये धर्म से, जाति से संबंधित है ही नहीं। ये अशिक्षा से, बेरोजगारी से और गरीबी से संबंधित है। जो लोग अशिक्षित हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जो शिक्षित हो गए हैं वो, चाहे वो मुसलमान भी, कम बच्चे पैदा करते हैं। और जिस तरह 90 लाख के करीब वोट काटे गए, 27 लाख वोट तो ऐसे हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप इन्हें अगली बात तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि इन्हें क्लियर कर दिया जाए, लेकिन 27 लाख लोगों के बिना चुनाव करा दिया गया। उसमें ये सब जो हुआ, और जो जिस तरह के पर्यवेक्षक लगाए गए, पर्यवेक्षक जो भूमिका निभा रहे थे, प्रत्याशियों के घर जा जाकर धमका रहे थे, भारत में ऐसी परंपरा रही नहीं है। इस तरह की परंपराओं की नींव डालना
भारत के लोकतंत्र को विनष्ट करना है, तो ये रुकना चाहिए और इसके लिए नागरिकों को खड़ा होना चाहिए।